हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अतुल चौबे है। मैं आज आईपीसी पे 299 मानव वध के बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप लोग देख के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एडिज है कि एक एडिज कहावत है कि वो मंजिल भी सर झुका लेगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी और मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। इसी के साथ आज हम 299 मानव वध पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मानव वध है क्या? मानव वध क्या है? मानव वध एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव वध है। और मानव वध दो काइंड है, दो प्रकार के हैं। एक है विधि विरुद्ध और दूसरा है विधिपूर्ण। और विधि विरुद्ध विरुद्ध जो मानव वध है, किस किस सेक्शन में इनका चर्चा किया गया है? 299 आपराधिक मानव वध, 300 हत्या को डिफाइन किया है, 304 है नेग्लिजेंस है, उपेक्षा है, लापरवाही से मृत्यु कारित करना, 304 भी क्या है? दहेज मृत्यु। 305 क्या है? कोई शिशु हो, कोई उन्मत्त है, उसको आपने दुष्प्रेरण कर दिया और आत्महत्या कर लिया। 306 में क्या है? किसी आपने वयस्क का दुष्प्रेरण किया, वयस्क कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण किया, उसने आत्महत्या किया। ये सब चीज़ें हम लोग अब इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन ये विधि विरुद्ध मानव वध है। और ये विधि पूर्ण मानव वध क्या है? तो 76 से 95, आप जब जनरल एक्सेप्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? 76 से 95 विधि पूर्ण मानव वध है, जिसमें आप अगर किसी का इस रूल के थ्रू कोई हत्या करते हैं, कोई किसी को का वध करते हैं, तो आप इसमें अपराधी नहीं होंगे। 96 से 100 में क्या दिया है? युक्ति युक्त माना गया है। 96 से 100 में जो है विधिपूर्ण मानव वध, उसमें एक आ गया कि परिस्थितियां मांग की है, इसलिए उन्होंने एक काम किया, इसलिए यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया। अब 299 जो धारा है, 299 और 300 दोनों का डिफिनीशन एक ही है। डिफिनीशन आइए देखते हैं। कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ज्ञान से, देखिए कोई व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का मृत्यु कारित करने के आशय से, ज्ञान से शारीरिक क्षति करता है। और शारीरिक क्षति इस प्रकार से करता है कि पूरी संभावना नहीं होकर संभावना होती है कि मृत्यु कारित होगा, वही मानव वध करेगा, उसी को हम मानव वध मानेंगे, वही मानव वध है। दूसरी चीज क्या है? एलिमेंट इसमें तत्व आप पढ़िए। अब देखिए मानव वध का जो एलिमेंट है, पहला कहता है मनुष्य की मृत्यु होनी चाहिए, किसी जानवरों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति को यानी मनुष्य की मृत्यु होनी चाहिए, कार्य द्वारा होना चाहिए या कार्य के लोप द्वारा भी हो सकता है। अब देखिए मनुष्य की मृत्यु होनी चाहिए किसके द्वारा? कार्य के द्वारा या कार्य के लोप। अब कार्य लोप क्या है? मान लीजिए आपके गांव में बाढ़ आ गया और उधर रेड एरिया लगा दिया गया, भाई कि इधर जाने सबको रोका गया कि आप इधर अब नहीं जाएंगे, मतलब इस सीमा से आप उधर नहीं जाएंगे, डेंजरस एरिया है। और किसी एक व्यक्ति वहाँ ड्यूटी लगा दी गई और उस व्यक्ति को क्या काम दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को आप इस एरिया में नहीं आने देंगे जो डेंजरस एरिया है। अब वो क्या किया? चुपचाप बैठ गया, भाई कि रोकेंगे हम। और बैठे बैठे बैठा है और एक दो मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है और उस एरिया में चला जाता है और ये रोक ही नहीं पाता है, कुछ बताता ही नहीं, और उस एरिया में जाता है और उस डूब के क्या हो जाता है? मर जाता है। अब डूब के मर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसने कार्य लोप किया, मानव वध हो गया, तो यहाँ पे भी मानव वध हो जाए। अब देखिए जो आप कार्य कर रहे हैं, तो कार्य आपका मृत्यु कारित करने के आशय से होना चाहिए। और जो शारीरिक क्षति आप पहुंचा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो शारीरिक क्षति इतना होनी चाहिए कि आपके माइंड में संभावना बन जाए कि इस शारीरिक क्षति से उसकी मृत्यु होने की संभावना है, पूरी नहीं, होने की संभावना। अब ज्ञान क्या होता है? तो जो आप काम कर रहे हैं उस काम का इतना ज्ञान होना चाहिए, जो वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य का इतना ज्ञान होना चाहिए कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाए। यानी इतना ज्ञान होना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी के सर पर क्या कर रहे हैं, ताबड़तोड़ किसी के सर पर मार रहे हैं,
किसी हथौड़े हथौड़े नहीं डंडा से, तो आपको फील होगा ना कि ताबड़तोड़ मार रहे हैं, तो इतना आपको ज्ञान बढ़ेगा ना, अभी कहीं मर जाएगा। नहीं कहते हैं एक कम मारा नहीं तबे मर जाएगी। गाँव में आप सुनेगा धीरे धीरे दे, ज़्यादा मत मारिए, मर जाइए। लाठी से ही लोग अगर लगातार मारने लगे तो मर भी सकते। तो इस प्रकार आपका नॉलेज होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। इस पे एक दृष्टांत है कि क क्या करता है। ये दोनों दृष्टांत कई बार पूछा गया है प्री से। क क्या करता है, एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा पर गड्ढा को छिपाता है। किससे? झाड़ियों से, लकड़ियों से। और इस ज्ञान के साथ छिपाता है कि कोई व्यक्ति आए और उस गड्ढे में गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो ये मानवबद्ध होगा। दूसरा क्या है, दूसरा आप दृष्टांत देखेंगे कि को पता है, क नाम का एक व्यक्ति है, उसको पता है कि यह झाड़ी के पीछे क्या है, छिपा हुआ है। लेकिन ख को पता नहीं है, ख को पता नहीं है कि यह झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। और ख को उस झाड़ी के तरफ क्या करता है, गोली चलाने के लिए कहता है चलाओ गोली, उत्प्रेरित करके गोली चलवा देता है। और ख उस झाड़ी की तरफ जब गोली चलाता है तो यह क्या हो जाता है, फिनिश, यह का मृत्यु हो गया, यानी यह मर जाता है। तो यहाँ ख अपराधी नहीं होगा, अपराधी कौन होगा, क होगा। क मानव वध का अपराधी होगा। ये चीज़ें, ये दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए 299 को समझना है तो आप दृष्टांत जितना है उतना पढ़िए, दृष्टांत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ इसमें केस है आर बनाम गोविंदा। आर बनाम गोविंदा सबसे इम्पोर्टेंट केस है। और आर बनाम गोविंदा के केस में जो जस्टिस मेलविन महोदय थे, उन्होंने कहा था कि आपराधिक मानव बंध हो। आर बनाम गोविंदा में उन्होंने कहा कि जो पति था, पति ने अपने पत्नी को क्या किया, लात झापड़ से मारने लगा। जब लात झापड़ मारने लगा तो वो नीचे गिर जाती है। अब नीचे जब गिरती है पत्नी तो उसके क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसके सीने पर बैठ जाता है और 3-4 फैट और मारने लगता है। और 3-4 फैट जैसे मारता है उसके मस्तिष्क से ब्लड आ जाता है, खून आने के बाद वो उसकी पत्नी जो होती है मर जाती है। लेकिन आप सोचिए वो नीचे जब गिरती है उसके बाद 3-4 झापड़ मारता है और अचानक ब्लड आ जाती है। इसका काम तो अति संभावना तो है नहीं। इस काम से आप ये तो कर सकते हैं कि बैठा है लगातार मारेगा तो मर सकती है, लेकिन इसका काम इतना सीरियस नहीं है कि जिससे वो मर सकती। इसीलिए आर बनाम गोविंदा का केस आपराधिक मानव वध को परिभाषित किया है। यानी इसमें कहा गया कि वो जो अभियुक्त होता है, जिसकी पत्नी मरती है, वह मानव वध का दोषी होता है। और आर बनाम गोविंदा ही एक ऐसा केस है, यही नहीं है, आर बनाम गोविंदा ही केस है 299 और 300 के बीच में डिफरेंट बहुत क्लियरिटी बताता है। तो अब देखिए मेलविन साहब बहुत माइंडेड आदमी थे। उन्होंने कहा कि जो पति है, पति अपने पत्नी के ऊपर बैठता है, सीने पर बैठता है और 1-2 फैट मारता है और उसके बाद ब्लड आता है, वो मर जाती है। इसलिए इस जो पति का काम है इतना संकटपूर्ण नहीं है। यानी जो काम वो कर रहा है, इस काम से किसी का मौत हो जाए ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसे मानव वध करार दे दिया गया। अब क्या करते हैं, दूसरे तरफ अगर पति सीने पर बैठ जाए और चाकू ले ले और खूब तेज सीने में से घोंपे लगातार, तो आप ही बताइए जब चाकू से किसी के सीने में घोंपेंगे तो उसकी मौत तो निश्चित होनी है कि नहीं, तो होनी है, तो वहाँ हत्या हो जाएगी। तो ये डिफरेंट बताया गया। इससे रिलेटेड और केसेस है, जैसे इंदर सिंह बनाम लाहौर, इसमें भी बताया गया है। बरकतुल्ला का केस है, इसमें भी बताया गया है। गोराचंद गोप्पा का केस है, इसमें भी बताया गया है। ये जलालुद्दीन, एक दूसरा चीज़ क्या है, शारीरिक क्षति। जब आप मानव वध करते हैं तो उसमें शारीरिक क्षति, उससे रिलेटेड एक जलालुद्दीन का एक केस है। इस जलालुद्दीन में क्या होता है कि एक सोखा जी आते हैं, सोखा साधु जो झाड़ने फूड़ने वाले हैं, वह एक औरत के शरीर में कहते हैं प्रेतात्मा है, और उसको निकालने के लिए औरत को इतना पीटते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी क्या होता है, शारीरिक क्षति के माध्यम से मानव वध हो रहा है। तो यहाँ मानव वध है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 299 में 3 स्पष्टीकरण है। 3 स्पष्टीकरण है। क्या? अगर मान लीजिए किसी को रोग अंग शिथिल या बीमारी है, आपने मारा और मर गया तो मानव वध होगा, मृत माना जाएगा। अब देखिए अगर दूसरा कहता है कि आपके पास इतना टाइम है, आपके पास पूरा टाइम था कि आप उचित मेडिकल अगर उसको प्रोवाइड करवा देते तो वो आदमी बच सकता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया,
तब भी आपका उसमें मृत्यु माना जाएगा कि आप इसके मानव वध के दोषी होंगे। तीसरा कहता है कि माँ के गर्भ से बाहर, ये देखिए माँ के गर्भ से बाहर अगर कोई बच्चा है, उसका कोई अंग माँ के गर्भ से बाहर आ गया और उस बच्चे को आपने मार दिया तो मानव वध होगा। उस बच्चे को आपने क्या कर दिया, मार दिया तो मानव वध होगा। लेकिन अंदर अगर वो है बच्चा गर्भ में है और आपने मारा, माँ के गर्भ में है और आपने मारा तो मानव वध नहीं होगा। लेकिन उसका कोई अंग बाहर आ गया मारे तो मानव वध होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पष्टीकरण है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा सुमेर सिंह का वाद है। ये सुमेर सिंह का वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के बारे में होता है। सुमेर सिंह वाद में क्या होता है कि और नाम का एक व्यक्ति होता है, वो लाठी लेके जाता है यह के ऊपर, ताबड़तोड़ उसके सिर पे लाठी से वार करता है और लाठी से वार करने के बाद उसे ज्ञान हो जाता है कि अगर और ज़्यादा वार किए तो ये मर सकता है। इसलिए अगर वो व्यक्ति मरता है तो यहाँ क्या हो जाता है, मानव वध हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव वध कब हत्या है? मानव वध कब हत्या है? तो 300 के 4 खंड में अगर वो आएगा तो हत्या है। 300 के किसी भी अपवाद में नहीं आना चाहिए। अगर देखिए अपवाद में आ गया तो मानव वध होगा, और लेकिन 300 के 4 खंड में आ गया तो हत्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, 300 के 4 खंड में अगर कोई भी काम आ जाएगा तो आप हत्या होगा। बस हत्या, 300 का एक ही डिफिनेशन है कि 300 में जो 4 खंड है उसको आपको पढ़ना है। और चारों खंड है क्या, ध्यान से सुनिए। कार्य जिसके द्वारा मृत कार्य की गई हो, अगर 304 का पहला खंड कर रहे आप ऐसा कार्य करें जिससे मृत कारित की गई हो। जैसे मान लीजिए आपने पिस्टल लिया और किसी के ऊपर तान दिया और तुरंत मार दिया, वो मर गया, यहाँ हत्या माना जाएगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए कोई अपने घर में है, कोई अपने झोपड़ी में बैठा है, घर में आपने घर का लॉक किया और चारों तरफ से आग लगा दिया, यहाँ भी क्या होगा, आप हत्या के दोषी होंगे। दूसरा करा है शारीरिक क्षति ऐसा होना चाहिए जिसमें मृत होने की संभावना। आप इसमें क्या हो, अगर शारीरिक क्षति, सपोज डेट आप सोचिए कि ए नामक एक व्यक्ति है, उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, आपको पता है कि एक नामक व्यक्ति का प्लीहा बढ़ा हुआ है, और आप क्या करते हैं, लाठी लेके जाते हैं और प्लीहा जो बड़ा है उसी पे मारते हैं। आप इसलिए उस पे मारते हैं कि आपको पूरी नॉलेज है कि इसके प्लीहा पे मारेंगे तो तुरंत व्यक्ति क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब देखिए उसके प्लीहा पे मारेंगे वो व्यक्ति मर जाएगा, आप हत्या के दोषी होंगे। लेकिन सपोज आपको ये पता नहीं है कि उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, आपको नहीं पता है, और उसके बाद आप अचानक उसी जगह पर मारते हैं और वो मर जाता है, तो आप मानव वध के दोषी होंगे। ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है। तीसरा है प्राकृतिक के मामूली अनुकरण में मृत कार्य करना। प्राकृतिक के मामूली अनुकरण में आपका काम तेज होना चाहिए। मतलब आप तलवार ले लीजिए और किसी पर वार कीजिए, तलवार से, भाला से, तोप से, तो ये बताइए उससे कोई बचता है? वार करने पर मृत होना निश्चित हो जाता है। चौथा है इतना आसन संकटपूर्ण होना चाहिए। आपका कार्य एक संकटपूर्ण होना चाहिए। कैसे? आप मान लीजिए भीड़ हुआ है, चारों तरफ लोग इकट्ठा हुए हैं और आपने क्या किया, एक बंदूक लिया, बंदूक से उस पर अटैक कर दिया, फायरिंग कर दिया। तो ये बताइए भीड़ पे आप बंदूक से फायरिंग करेंगे तो वहाँ तो मौत निश्चित है, मरना निश्चित है, तो ये भी आपने हत्या किया। दूसरी चीज़ क्या है, आप मार्केट में जा रहे हो अपने 4 व्हीलर से और 5वां गियर लगा लो, चौथा 5वां लगा लो, पूरी स्पीड के साथ मार्केट में गाड़ी चलाओ, तो वहाँ भी तो मौत होने की संभावना है। तो ये चौथा से जो आपका खंड है, इन चारों में जो आप काम करेंगे हत्या होगा, बाकी सब मानव वध होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? तो पहला, इसमें 5 अपवाद हैं, 5 अपवाद आप पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहला है गंभीर प्रकोपन। अचानक मान लीजिए आप कहीं बैठे उठे हैं, गंभीर आपको प्रकोपन मिले, अचानक आपको कोई ऐसा कोई बात कह दिया जाता है जिसके आप आवेश में आ जाते हैं, गंभीर प्रकोपन आप में आ जाते हैं, और उसके बाद करते हैं आप कोई काम, किसी का मृत कारित कर देते हैं, तो मानव वध होगा। पूछिए इस पे केस है KM नानावती बनाम भारत संघ। उसमें एक क्या था, नौसेना का एक आर्मी था, नौसेना का एक सिपाही था, वो घर जब आता है तो उसकी पत्नी का अफेयर एक आहूजा नामक व्यक्ति के साथ चलता है। तो वो क्या करता है कि आहूजा से मिलता है और कहता है भाई कि आप हमारे पत्नी से शादी कर लीजिए और हमारे जो 3 बच्चे हैं उनको भी अपने पास रखिए। लेकिन आहूजा कहता है हम नहीं करेंगे, हम उस इंसान से क्यों शादी करें, उस औरत से क्यों करें जिसके साथ मैंने संभोग किया। अब वो क्या करता है, वो
आक्रोश में आ जाता है ये सब चीज़ें सुन के, और वहाँ पे हत्या कर देता है उसकी। तो ये मानव वध का होगा। लेकिन अगर वो आक्रोश में सपोज डेट मान लीजिए सुना और फिर वापस आया है और उसके बाद कुछ टाइम बाद हत्या करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो कुछ टाइम बाद करेगा तो वो हत्या होगा। लेकिन वो जब कहता है हमने संभोग किया है, हम क्यों भाई इनके साथ करें, और वहीं पे वो क्या करता है, हत्या कर देता है। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है। लेकिन के एम नानावती में भारत संघ में ये चीज़ें बताई गई। इसमें एक और केस था, बल्कू का केस। उसमें कहा गया कि जो अभियुक्त था वो मृतक को और अपने पत्नी को एक छत पे देखता है, एक बेड रहता है उस पर अचानक देखता है, उसे आक्रोश आ जाता है कि भाई गलत स्थिति में देख लेता है, तो वो चाकू से मार देता है। तो वहाँ उसे मानव वध माना गया कि यह मानव वध का दोषी का। दूसरा, संपत्ति की और शरीर की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए आप दूसरे व्यक्ति का अगर मृत्यु कारित करते हैं तो आपको मानव वध का दोषी माना जाएगा। लेकिन यह सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, बिना किसी प्लानिंग के होना चाहिए, बिना किसी अनुचित लाभ के आपको एक काम करना चाहिए। और एक चीज़ और है, आप शरीर की संपत्ति की और शरीर की रक्षा करते समय यह हमेशा ध्यान दीजिए कि सामने वाला कितना क्षति कर रहा है, उतना ही क्षति हमें करना है उससे बचने के लिए। ये नहीं कि वो लाठी लेके आ गया आप पे अटैक करने की, लाठी से मारेंगे और आप बंदूक लेके ताबड़तोड़ मार दिए उसको, कह रहे हैं कि हम तो सेल्फ डिफेंस का काम कर रहे हैं भाई, अपने शरीर की संपत्ति की रक्षा कर। यह दिस इज नॉट फेयर, यह सही नहीं होगा। तीसरा है लोक सेवक। लोक सेवक अगर मान लीजिए कोई न्याय की स्थापना के लिए, कोई न्याय के आदेश के पालन के लिए काम कर, लोक सेवक में एक केस है दखी सिंह का मामला। दखी सिंह में क्या होता है कि एक पुलिस ऑफिसर्स को एक व्यक्ति पर संदेह आ जाता है। संदेह आने के बाद वो क्या करता है कि उसे गिरफ्तार करता है और लेके जाने लगता है। अब रास्ते में क्या होता है कि वह व्यक्ति निकल के भागने लगता है, तो वो क्या करता है उसको पकड़ने के लिए गोली फायरिंग करता है। तो गोली जब फायरिंग होती है उसे लगता है और मौत उसकी वो मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे लोक सेवक मानव वध का दोषी हो सकता है। यहाँ जो आपका काम है वो मानव वध आएगा, हत्या इसे नहीं माना जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि अचानक झगड़ा और आवेश, ये चौथा क्लास है। देखिए चौथा अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हर गांव में चौथा अपवाद आपको मिलेगा। 300 का जो 5 अपवाद है, पांचवा में चौथा अपवाद जो है आपको हर गांव में मिलेगा। गांव में जाइए, खेती में जाइए, खेत में जाइए, मेढ़ काटने के लिए मेढ़ काटेंगे, एक उधर से मेढ़ कोई काटेगा, इधर से काटेंगे, आके में आक्रोश में आ जाएंगे, ले दबा दब कुदाल से कोई मारेगा, कोई टांग से मारेगा और वहाँ पर किसी की मृत्यु होती है तो ये मानव वध माना जाएगा। ये चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। पांचवा भी सम्मति, आपका कंसेंट चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं और सम्मत देते हैं कि मैं मरने के लिए रेडी हूँ, तो अगर कोई दूसरा आपको मारता है तो वह हत्या का दोषी नहीं होगा, वह मानव वध का दोषी होगा। आवाज़ सही आ रही है ना, मानव वध का दोषी होगा। अब सम्मत में 18, इसमें भी एक केस है दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य। दशरथ पासवान वर्सेस बिहार राज्य में क्या होता है कि जो एक विद्यार्थी था, वह विद्यार्थी क्या करता है कि 3 बार हाई स्कूल फेल होता है। 3 बार फेल होने के बाद वो इच्छा करता है, उसे अपना इच्छा जाहिर करता है कि वो सुसाइड करेगा। तो उसकी पत्नी कहती है पहले हमें मार दीजिए, 19 वर्ष की उसकी पत्नी थी, उसके बाद आप अपने को मारिएगा। तो मार देता है अपने पत्नी को, लेकिन खुद जब मारने जाता है तो फंस जाता है, बच जाता है। तो इसलिए इसे भी आपराधिक मानव वध माना गया। अब इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो संभावना कम। 299 में आप जो भी शारीरिक क्षति करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उससे संभावना कम होती है, और 299 में प्रबल होती है। और इसी दोनों का अंतर आप आर वर्सेस गोविंदा में हमें पढ़ाया गया है और बताया गया है। अब देखिए जो इसमें 299 में शारीरिक जो क्षति होगी आप करेंगे, उससे आपको ज्ञान है कि मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर 300 में करेंगे शारीरिक क्षति, तो इससे आपको 100% ज्ञान है कि मृत्यु होगी। कैसे कि वही प्लिया बड़ा है, और प्लिया बड़ा है आप जानते हैं, और उसको शारीरिक क्षति उसी प्लिया पर जाके उसको मारते हैं, तो वो तो मरेगा ना। तो देखिए 300 में हर चीज़ें एकदम अधिक संभावना है, और 299 में अधिक संभावना नहीं है। अब ज्ञान मृत्यु की संभावना 299 कहता है जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य से आपको तो ज्ञान है कि मृत्यु होगा। कैसे होगा, किसी के सर पर आप लाठी से मारेंगे 3 से 4 बार तो आपको ज्ञान हो जाएगा ना कि वो मरेगा। लेकिन
300 में उसी सर पे, उसी शरीर पे आप किसी तलवार से घोंपेंगे तो आपको 100% गारंटी, 100% अधिक संभावना हो जाएगी कि भाई इतना तो मरना निश्चित है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है, छोटी ही डिफरेंट है कि 299 जाति है, 299 को जाति माना गया है और 300 को उपजात माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे न्यायमूर्ति शरफुद्दीन साहब ने कहा था कि प्रत्येक मानववध में हत्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक हत्या में मानववध नहीं होगा। इसके साथ हमने ये सब चीज़ें पढ़ा, जो भी इसमें कमियां होगी आप लोग बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।